अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिज़नेस लॉ आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 35 होगा। कल जी हमने पार्टनरशिप एक्ट हमारा स्टार्ट किया है, चैप्टर 11, 12, 13 तीन चैप्टर्स हैं। चैप्टर 11 हमने कल स्टार्ट किया है। क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया था। हमें पता नहीं पाकिस्तान में तीन तरह के बिज़नेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है और लिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं। सोल के लिए तो ना कोई कानून है और हमें पता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही ये काम करता है, सारा कुछ सारा प्रॉफिट्स उसी के होते हैं। हमने I2B PRC 5 में उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के लिए कैफ 7 कंपनी लॉ है, पूरे का पूरा ही उसके ऊपर है। उसके कंपनीज एक्ट उसमें आप पढ़ते हैं, 12 चैप्टर्स हैं उसके, सारा ही सिर्फ उसी के ऊपर है और कोई चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है। देन अभी ये जो बिज़नेस लॉ हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट तरह के बिज़नेस के ऊपर जो लॉज लगते हैं वो हम देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने देखा है, अभी फिर हम पार्टनरशिप एक्ट को देखने जा रहे हैं। आगे और भी कवानीन आएंगे जो बिज़नेस के ऊपर लगते हैं, तो भाई वो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर ही फिर पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा दिया जाए इनको। तो पार्टनरशिप हमने कल स्टार्ट किया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है, लाजमी नहीं है रजिस्टर करवाना, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाकर इसको रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब हमें पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसमें 5 उसके टेस्ट हैं जो हमने कल बेसिक बात की है, उनको आज इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 टेस्ट से मुराद के 5 इसेंशियल्स हैं। इसेंशियल्स हैं कि 5 की 5 चीज़ें मौजूद होंगी तो आपने इसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलना है, अदरवाइज यू कैन नॉट नेम इट एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। इसको फर्म नहीं कह सकते। और हमें पता है कि फर्म जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो अलग से बिजनेस नहीं है, बल्कि पार्टनर्स जो है उनको इकट्ठा बुलाने के लिए ही फर्म बोला जाता है। मतलब है कि अगर हम कहें कि जिस तरह कंपनी थी वो अलग से कोई काम कर सकती है, क्या फर्म अलग से कुछ कर सकती है? सर, नहीं कर सकती। फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। फर्म सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली पार्टनर्स को बुलाने के लिए कहा जाता है। सही है कि तमाम पार्टनर्स को आवाज़ देनी हो तो उनको हम फर्म कह के बुलाते हैं, अदरवाइज अलग आइडेंटिटी कोई भी नहीं है फर्म की। कंपनीज जो होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी होती है, वो अपने ओनर से हटकर भी पहचानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन फर्म जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ ही पहचानी जाती है, अलग से इसकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि एक फर्म किसी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है, किसी और पार्टनरशिप बिजनेस की पार्टनर बन सकती है, तो हमें पता है कि जो कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी, वो एक इंसान है। सही है, वो सांस नहीं लेता, शादी नहीं करता बस, और बाकी उसमें तमाम चीज़ें इंसानों वाली। कानूनी तौर पे वो एक इंसान है, लीगल पर्सन है, ठीक है भाई। तो वो बतौर कंपनी किसी भी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है, किसी भी और पार्टनरशिप बिजनेस की पार्टनर बन सकती है। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि जो फर्म होती है, क्या वो किसी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है? तो सर, नहीं बन सकती। जो फर्म है उसकी अपनी ज़ाती एग्जिस्टेंस है ही कोई नहीं, अपने पार्टनर्स के साथ ही है। हाँ, अगर तमाम के तमाम पार्टनर्स जो उसके थे वो सारे ही कहेंगे हाँ हम शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो पार्टनर्स इंडिविजुअली शेयर होल्डर बनेंगे। मिसाल तौर 5 पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, तो जब जाके वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे तो एक शेयर होल्डर नहीं बनेगा, वो 5 के 5 लोग बनेंगे अलग अलग करके, ठीक है। और इसी तरह क्या वो किसी पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स बन सकती है? फर्म इटसेल्फ नहीं बन सकती, क्योंकि फर्म का अपना वजूद ही कोई नहीं है। ये हमने कल थोड़ी सी बातें की थी, आज बस इलेबोरेट की हैं। तो भाई 5 टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट हमारा क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग। अब बात है कि मोर कितने ज़्यादा, 2 की तो समझ आती है ना, कम से कम 2 लोग हैं, लेकिन ज़्यादा कितने हैं? तो भाई ज़्यादा के लिए ना 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। कितनी है? 3 तरह के नंबर्स आपको बताए गए हैं। एक तो है जी अप टू, मतलब मैक्सिमम अप टू कितने? 20 मेंबर्स, 20 पार्टनर्स या पर्सन्स कह लें, ठीक है, अप टू 20 है। अच्छा, फिर एक है जी अप टू 10, और एक है जी हमारा नो लिमिट। एक सिचुएशन में लिमिट है ही नहीं। देखो, एक आ गया कम से कम 2 लोग, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग? तो वो कहते हैं 3 तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। एक तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग, ये कब कब बनेंगे अभी देख लेते हैं। एक सिचुएशन बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10, और एक है जी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई लिमिट नहीं है। तो भाई देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम इसको देख लेते हैं, चलो अप टू 10। वो कहता है जी अगर तो बैंकिंग का बिजनेस है, फॉर
मतलब ये जो हमने कल पढ़ा कि हम एक बिजनेस पे एग्री करेंगे, वो कहते हैं अगर वो जो एग्रीमेंट आपका आपस में है वो किसी बैंकिंग बिजनेस पे है कि बैंक खोलते हैं, उसको ज़रा लेकर चलते हैं, तो फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स रख सकते हैं। कितने लोग? 10 पार्टनर रख सकते हैं। अच्छा, अब कल ना शायद हमने एक थोड़ी सी बात की थी कि कई बार लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, कि एक कानून कुछ कह रहा होता है, दूसरा कुछ, जिसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जैसे कि हमने कल बात की कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई बात कर रहा है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कोई और बात कर रहा है, तो जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस देख रहे हैं, तो भाई हमारे ऊपर फिर प्रेवलेंट या जो सुप्रीम लॉ कौन सा होगा? पार्टनरशिप वाला होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं मानेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अब इस तरह एक बैंकिंग की बात यहाँ पे की गई है, और एक है असल में जो बैंकिंग के कवानीन है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली बनाता नहीं, उसको रेगुलेट करता है। कवानीन तो सारे के सारे पार्लियामेंट ही बनाती है। ठीक है, तो अब एक बैंकिंग लॉज जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, वो कुछ कवानीन बनाता है, उसके अंदर कुछ कवानीन लिखे हुए हैं। अब ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप का अगर बिजनेस करना, क्योंकि कानून है 1932 का, ये सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बात है, 1932 का कानून है। उस वक्त शायद पार्टनरशिप बिजनेस भी बैंकिंग का काम कर सकते थे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा कानून है असल वाला बैंकिंग का, वो अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि भाई अगर आपने बैंकिंग बिजनेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे काम कर सकते हैं, मतलब आसान अल्फाज में कंपनी के तौर पे सिर्फ काम कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप या सोल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग बात है, तो ऑब्वियसली फिर मानी किसकी जाएगी? क्योंकि बैंकिंग के लिए रेलेवेंट उसके बैंकिंग लॉज हैं, तो बैंकिंग लॉज को माना जाएगा ना। जिस तरह पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रेलेवेंट बातें थी पार्टनरशिप एक्ट की, तो हमने उसको मान लिया, लेकिन बैंकिंग एक स्पेसिफिक नेचर का एक बिज़नेस है और लाइसेंस्ड बिज़नेस है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं इसके लिए, तो इसका जो अपना कानून है हम उसकी बात मानेंगे। लेकिन खैर हमने अपनी पार्टनरशिप के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि यार बैंकिंग बिजनेस के लिए अप टू 10 होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस तरह होता नहीं है। अच्छा, नो लिमिट भी है कुछ के लिए, वो किन के लिए? फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल से मुराद क्या है ये ज़रा समझ लें। प्रोफेशनल से मुराद है कि जी लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एट्सेट्रा। अच्छा, अब वो कानून ये कहता है कि जी अगर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि सीएज हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स आपको जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनको 150-150 साल हो गए, 100 साल हो गए बने हुए, उनको आप देखेंगे ना, उनके 100, 150, 200 पार्टनर्स भी हैं, 70-80 पार्टनर भी हैं, 20 से ज़्यादा होते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बहुत पुरानी बड़ी फर्म्स हैं उनके ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस ही। ठीक है, इस तरह लॉयर्स हैं, इनका भी यही हाल है, इंजीनियर्स हैं, इनका भी यही सिस्टम है, तो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। कानून पार्टनरशिप एक्ट का ये कहता है कि भाई ऐसे प्रोफेशन जिनका अपना लॉ, जैसे कि सीएस के लिए अपना लॉ है आईकैप का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961, पाकिस्तान में सीएस के लिए जो है वो 1961 का अलग से ऑर्डिनेंस, अलग से कानून है। वो कानून मना करता है सीएस को बतौर कंपनी या बतौर बॉडी कॉर्पोरेट काम करने से। वो कहता है कि आपने पार्टनरशिप बिजनेस में ही करना है। इस तरह लॉयर्स हैं, इनको भी इनका कानून मना करता है कि भाई आपने पार्टनरशिप बिजनेस में करना है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर तो प्रोफेशन कोई इस तरह का है कि एक तो उस प्रोफेशन के बैक पे वो आपको मना करते हो कि आपने पार्टनरशिप के अलावा, या तो अगर अकेले हैं तो सोल कर लें, ज़्यादा है तो सिर्फ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर तो वो ये आप पे सख्ती करते हैं तो फिर भाई कोई लिमिट नहीं है, आप याशी करें, जितने मर्जी बंदे हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन अगर तो है इस तरह का, ये 2-3 प्रोफेशन ही आपने याद रखने हैं बस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, ऑडिट फर्म्स वगैरह इनकी, लॉयर्स की प्रैक्टिसिंग फर्म्स हो सकती हैं, या इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर तो ये सीन था, बैंकिंग का बिजनेस था, तो मैक्सिमम 2 से मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 बंदे। अगर ये कोई प्रोफेशनल्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन का बिजनेस है, अब ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर बिजनेस टेक्सटाइल का कर रहे हैं, तो भाई टेक्सटाइल के बिजनेस पे मैक्सिमम 20 बंदे ही आ सकते हैं। ठीक है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर ऑडिट फर्म खोल के बैठ गए हैं, या लॉयर्स बैठकर लीगल फर्म खोल के उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो उस पर वो लगेगी चीज़। हाँ, अगर लॉयर्स
काम कर रहे हैं जी कोई प्लास्टिक का, तो भाई प्लास्टिक जो है वो तो नहीं है ना चीज़, वो एक अलग है। तो भाई अच्छा, अब इनके अलावा जो भी बिज़नेस आपने करना है, जो भी बिज़नेस करना है, वो आपके मैक्सिमम 20 बंदे हो सकते हैं। मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम 20, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। आ गई है भाई गल समझ, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि यार ये जो नंबर बताया हुआ है 20, 10 या 9 लिमिट, ये किसने बताया हुआ है? तो सर ये ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं बताया हुआ, ये बात गौर से सुन लें ज़रा। ये डिराइव किया गया, ये निकाली गई है बात, इम्प्लाइड बात निकाली गई किसी और कानून से, जो कि जब आप लोग कैफ 7 कंपनी लॉ में जाएंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा ये आपको बताया जाएगा कि असल में जो नंबर वाली बात थी कि यार बैंकिंग या तो मैक्सिमम 10 लोग, अगर आपका कोई प्रोफेशनल बिजनेस है तो फिर नो लिमिट है, और अगर इसके अलावा मतलब इन दो के अलावा कोई भी बिजनेसेस हैं तो फिर आप मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। कौन बताता है हमें? पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता, ये हमें भाई बताता है डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट हमें बताता है बेसिकली ना। वहाँ पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि असल में वहाँ पे बात ये हो रही होती है, पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही होती, बात इम्प्लाइड हम लेते हैं वहाँ से, समझते हैं बात को, ठीक है। बात क्या हो रही होती है कि यार कंपनी रजिस्टर करवाना किसके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये बात आती है कि भाईजान अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस 20 से ज़्यादा लोग हो गए हैं तो अब वो पार्टनरशिप के तौर पर नहीं काम कर सकता अनलेस वो कंपनी रजिस्टर हो जाए। वो काम ही नहीं कर सकता, वो इलीगल हो जाएगा काम करना, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल्स के लिए लाजमी नहीं है, ये जितने मर्जी होते हैं पार्टनरशिप में जा सकते हैं, और इस तरह ये ठीक है। तो वहाँ पर इनडायरेक्ट बात हुई है कि भाई कंपनी किस किस को रजिस्टर करवाना लाजमी है, तो वहाँ से हमने ये फिर बात निकाल ली कि अच्छा यार इसका मतलब है कि अगर 20 से ज़्यादा पार्टनर्स हो गए तो फिर तो पार्टनरशिप रह ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 20 बंदों तक पार्टनरशिप हो सकती है। अगर 20 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होंगे उन पर लाजमी हो जाएगा कंपनी करवाना। एक तो है ना ऑप्शनल, चाहे एक बंदा करवा ले, सिंगल मेंबर कंपनी है, चाहे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग करवा ले। एक है ज़बरदस्ती आपको करवाना पड़ जाएगा कंपनी, वरना इलीगल काम होगा अगर ये लिमिट्स क्रॉस होंगी। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट ने हमें नंबर बताए थे, वहाँ से हमने डिराइव करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। आ गई है भाई गल समझ? चलो आ जाओ ज़रा इधर, अब इसको देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, मतलब कि इकट्ठ है, मिलके काम करते हैं, बिटवीन 2 और मोर पर्सन एंड ऑल पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्योंकि हमने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या पढ़ा है? एग्रीमेंट होना उनका लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट होना उनका लाजमी है। तो सर अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, अगर कोई बंदा माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, प्रिजनर वगैरह है, वो पार्टनर नहीं बन सकता, वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता उसके साथ। बात आ रही है समझ? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, क्या वो पार्टनर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। कम अज़ कम एक बंदे पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कम अज़ कम 2 लोग चाहिए। इफ़ द नंबर गेट्स रिड्यूस टू 1, अगर आपका कोई पार्टनर फोर्थ हो गया किस तरह और एक बंदा सिर्फ रह गया है, फॉर एनी रीज़न इट सीजेज टू बी अ पार्टनरशिप, वो कहते हैं पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है। मिसाल तौर पे आप 3 लोग थे, कोई पार्टनर्स, 2 का एक्सीडेंट या 2 छोड़ के चले गए या कुछ भी हो गया, एनीथिंग एट ऑल, बैंक करप्ट हो गए हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई फिर आपको पता है पीछे एक बंदा रह गया, वो कहते पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक बंदे की पार्टनरशिप होती नहीं है, ठीक है। दिस पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट से एनीथिंग, हम देखो ये वाली बात है वो करने लगा है। दिस पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। कहते हैं जो मोर वाली बात है इसके बारे में कुछ नहीं बताता। हाउ एवर इन कंपनी लॉ, मतलब कि इन कंपनीज एक्ट 2017, ये लिख लो, द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर्स आर फिक्स्ड। कंपनी एक्ट 2017 नंबर ये वाले बता रहा है, कौन से नंबर? पहले उसने कहा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस, अगर बैंकिंग बिजनेस का काम कर रहे हैं तो भाई मैक्सिमम 10 बंदे हो सकते हैं। अगर आप इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन एनी अदर बिजनेस, अगर इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर रही है तो मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो कोई काम कर रहे हैं तो भाई मैक्सिमम 20 लोग और 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर में एक्सीड 20। ओके सर,
इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड्स द मैक्सिमम नंबर अलाउड देन सच पार्टनरशिप फर्म बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अभी मैंने आपको बताया ना कि कंपनीज एक्ट ने असल में इस एंगल से बताया हुआ है कि भाई अगर आपने ये लिमिट्स क्रॉस कर ली, इधर तो लिमिट ही कोई नहीं है ना, याशी करो जितने मर्जी बंदे रखो, इधर इधर वाली लिमिट क्रॉस कर ली अगर आपने तो फिर आप इलीगल हो जाओगे, क्योंकि आपको बतौर कंपनी सिर्फ अब आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। एग्जाम्पल देखें, इन एन MBA क्लास, MBA की क्लास है जी, 28 क्लास फेलोज डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एडवाइजर्स। बताएं भाई 20 से ज़्यादा लोग हो गए हैं, 28 लोग MBA हैं, वो कहते हैं आओ मिलके काम करते हैं। तो सर क्या वो प्रोफेशनल्स हैं? प्रोफेशनल में आपने सिर्फ ये 3 याद रखने हैं बस, सिंपल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनका प्रोफेशन उनको किसी स्पेसिफिक काम करने की इजाज़त देता है। अब MBA है, वो MBA जो फाइनेंस का काम भी कर सकता है, वो देखो एडवर्टीजमेंट करने लग गया, मार्केटिंग करने लग गया, तो इस तरह थोड़ी है। अब CAs हैं, ये बैठकर जैसे हमने कहा कि सीमेंट का काम करने लग जाए, मार्केटिंग का काम करने लग जाए, एडवर्टीजमेंट का काम करने लग जाए, तो भाई इनको भी अलाउड नहीं है। ये प्रोफेशनल्स तो हैं, लेकिन इन्होंने जो इनका प्रोफेशन अलाउ करता है ना, मतलब इनको कंसल्टेंसी अलाउ किया जाता है, ये वही वाला काम करें। ऑडिट टैक्स वगैरह कर सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह वकील हैं, केसेस लीगल केसेस लीगल के तौर पे काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये अगर कुछ और करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। सिर्फ प्रोफेशनल्स का आपस में मिलकर काम करना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशनल्स का उस प्रोफेशन में रहना भी ज़रूरी है। ये बात अहम है, बड़ी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि सिर्फ प्रोफेशनल अगर 25 CAs आपस में मिलकर कुछ भी करने लग जाएं, आप कहेंगे इनके ऊपर कौन सी कोई लिमिट है? नहीं सर, वो सिर्फ उस सूरत में इजाज़त है अगर वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नीचे वाली एग्जांपल देखें, आफ्टर क्वालिफाइंग CA 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के तौर पे वो काम करना चाह रहे हैं, तो सर ये अलाउड है। बेशक 28 बंदे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ। लेकिन ये जो दूसरे MBA वाले थे उनके ऊपर ये शिक लग जाएगी ना, 20 से ऊपर नहीं वो जा सकते। अच्छा जी, अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? ये पहला समझ आ गया? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आपने साथ ही पूछ लेनी है। दूसरा है जी हमारा पॉइंट है एग्रीमेंट, या देखो ना पार्टनरशिप एक्ट है, उसने अपने हिसाब से इसको एग्रीमेंट वर्ड लिख दिया, क्योंकि वो उसको नहीं इतनी समझ कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है। वो तो देखे ना रेलेवेंट कानून को ही पता होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी अपनी टेक्निकल जार्गन है, अपनी उसकी लीगल टर्म्स हैं। वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह फ़र्क बयान कर रहा होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट है, वो कहते हैं यार मेरे लिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है, मैं नहीं जाता इतनी। कहता मेरे से बात करनी है ना, पार्टनरशिप की निटी ग्रिटीज़ पे बात करो, पार्टनरशिप की टेक्निकल जार्गन्स पे बात करो। लेकिन अदरवाइज मुझे तो यार लगता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है। बात आ रही है समझ लिया आपने, घबराना नहीं है कि यार ये एग्रीमेंट कुछ और। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रहते हुए वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठा एक ही समझ रहा है, वहाँ पे आपने क्वेश्चन उठाना है कि यार ये इकट्ठे हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एक और पढ़ रहे हैं कानून, वो कानून के अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसने वही वाली लैंग्वेज यूज़ की हो। ठीक बात आ रही है समझ नहीं? तो भाई ये एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, ये दूसरा हमारा टेस्ट क्या है? एग्रीमेंट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अब वो क्या बात होने लगी, देखें उसने सर ये कहा पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। भाई कॉन्ट्रैक्ट है आपका बिटवीन द पार्टनर, दिस एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस वेदर रिटन और ओरल और इम्प्लाइड। हमें ऑलरेडी पता है बात कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न होना लाजमी नहीं है। जो रिटर्न होते हैं वो हमने 3-4 देखे हुए हैं, दोबारा रिवाइज करवा दूँ वो वाली बात, कौन कौन से थे हमें पता है। आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट अगर आपने करना है, वो वाला एग्रीमेंट, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना लाजमी है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिटर्न होना लाजमी है। कंप्लीटेड गिफ्ट का रिटर्न होना लाजमी है। देन आपका टाइम बाद डेट वाला रिटर्न होना, साइंड होना लाजमी है। ये याद है ये बातें? ठीक है, उसके अलावा भाई ओरल कॉन्ट्रैक्ट की भी उतनी ही अहमियत है। इवन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखो इधर भी उसने कह दिया, वो कहता है पार्टनरशिप को भी आप इम्प्लाइडली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने लिख कर सारा कुछ करके करना। कंडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसिस, कंडक्ट ऑफ पार्टनर्स से भी पता चल जाएगा कि ये पार्टनर्स हैं आपस में। ठीक है, अच्छा वो कहता है जी किस भी तरह हो सकता है। द रिटर्न एग्रीमेंट, अगर रिटर्न कर लो इसको, तो उसको क्या बोला जाएगा? बल्कि इसका अगर मैं ये पॉइंट लिखूं कि एग्रीमेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस में आपका रिटर्न आ जाएगा और ओरल आ जाएगा। रिटर्न को क्या बोला जाता है जी? पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा।
पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। ठीक है, तो भाई एक्सप्रेस भी हो सकता था और इम्प्लाइड भी हो सकता था। एक्सप्रेस में हमें पता रिटर्न और ओरल, और रिटर्न अगर है तो रिटर्न को फिर क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब मुआहिदा ही होता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा कोई एक पार्टनरशिप डीड असल में जो होती है। वैसे मैं आपको ना इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, थोड़ा सा इसका बता दूं आपको। जब आप इसको रजिस्टर करवाते हो ना, तो क्योंकि रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है, इम्प्लाइड है अगर, तो इम्प्लाइड या क्या रजिस्टर करवाना, रजिस्टर करवाने के सबसे पहले तो रिटर्न होना लाजमी है उसका। लेकिन अगर उसने रिटर्न के अलावा ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका इम्प्लाइड मतलब ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप खैर करवाना चाहें तो आप फिर पार्टनरशिप डीड अपनी लेकर जाते हो, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह CNIC वगैरह पार्टनर्स के वो आप लेकर जाते हो, और फिर वैसे ऑनलाइन हो जाती है चीज़। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखा भी दूँगा, एक इस पर वीडियो रिकॉर्ड करवा दूँगा अपने किसी रिसोर्स से कि पार्टनरशिप बिज़नेस किस तरह रजिस्टर करते हैं। अच्छा खैर, वो इंशाल्लाह वैसे मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसका फ़ायदा तब है जब आप सीखें और उसे कमा भी सकते हैं भाई। साथ साथ लोगों को बताएं कि आपको बिज़नेस रजिस्टर करना आता है पार्टनरशिप का, ठीक है। और कंपनी लॉ में भी मैंने कंपनी रजिस्टर करवाना भी सिखाना है, ठीक है। वो भी सिलेबस एंड पे आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसकी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ, यूट्यूब पे तो अवेलेबल होगी, आप लोग वो भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो बात क्या थी, हाँ, जब आप रजिस्टर करवाते हैं ऑनलाइन ही हो जाती है अब ये रजिस्टर, तो फिर आपको आगे से एक फॉर्म सी आता है। फॉर्म सी आप कहें कि उन्होंने नाम रखा हुआ है कानून ने, एक फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट होता है बेसिकली आपका, उसके ऊपर लिखा होगा ये बिज़नेस है, इस जगह पे इस डेट पे रजिस्टर हो चुका है। वो आपका एविडेंस होता है कि आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस हैं, ठीक है। फॉर्म सी होता है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड, वो भी मैं आपको जो मतलब डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा ना उसके अंदर ये चीज़ें लगी होंगी, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। अच्छा भाई, तो हाँ, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस पे आपको पता है रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है। रिटर्न अगर हो तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ओके जी, फिर उसने कहा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये बात बड़ी अहम है, इसको स्टार कर लें, स्टार कर लें इसको, सही है, VIP बात होने लगी है। वो कहता है जी कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से होती है। वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ये हो एक्सप्रेस इम्प्लाई, इट डजेंट मैटर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से होती है। एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, स्टेटस से नहीं कि भाई इसका अब्बा जी इसके पार्टनर थे ये भी पार्टनर बन गया, कहता है ऐसे नहीं होगा। सच एज जॉइंट फैमिली बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस और सक्सेशन वगैरह, कहता है इस तरह नहीं होता। सही है कि इसको विरासत में मिल गया है, इसको जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो भाई जो भी फैमिली का पार्ट है वो बंदा पार्टनर है। वो कहता है नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके आपके एक एग्रीमेंट की सूरत में आप पार्टनर बना सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वजह से ऑटोमेटिकली कोई बंदा पार्टनर नहीं बन सकता। इसके साथ ना एक बात आप लिखें ताकि आपको ये रेलिवेंट रहे यहाँ पे आगे जाके। वैसे पढ़नी भी है लेकिन लिख लें यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ना नॉट फ्रॉम स्टेटस सच एज जॉइंट फैमिली विद ऑपरेशन ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस वगैरह, इसके साथ लिखें सन और डॉटर या चाइल्ड लिख लें। चाइल्ड, अ चाइल्ड कैन क्लेम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फादर आफ्टर हिज डेथ बट कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली पार्टनर अनलेस द अदर पार्टनर एग्रीज। बात आई है समझ? दोबारा, अ चाइल्ड कैन क्लेम, वो क्लेम कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि भाई मेरे अब्बा जी का प्रॉफिट का शेयर है वो मुझे दे दें, वो क्लेम कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। पार्टनर नहीं बन सकता कि भाई मेरे अब्बा जी पार्टनर तो मैं भी पार्टनर हूँ, मेरे सामने भी सारी चीज़ें लेकर आया करें, मैं भी प्रिंसिपल हूँ, मैं भी एजेंट हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ फर्म के बिहाफ पे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू बिकम अ पार्टनर थ्रू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू करेंगे, और एग्रीमेंट आपका अकेले का थोड़ी है कि मैं बनना चाहता हूँ मैं एग्री हूँ, नहीं भाई, बाकियों का भी तो है ना। आपको पता है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई वो भी एग्री करेंगे फिर है। तो आप ये लिख लें, अ चाइल्ड कैन क्लेम, अगर करना चाहे तो कर सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फादर बट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर अनलेस ही कॉन्ट्रैक्ट्स, अनलेस ही एग्रीज, ही और शी। ठीक है, ओके भाई, चलें। उसने यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर आमतौर पे क्या चीज़ें शामिल होती हैं आप लोगों के पास, ये बल्कि मैं भेज दिया हुआ है, इसको देखें ज़रा पार्टनरशिप डीड को। तो इसमें ज़रा देखें, यही चीज़ें आपको नजर आएंगी। पार्टनरशिप डीड को याद ना करने बैठ जाना, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं दे रहा हूँ चीज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी है।
तो वो आप इसको देखें, आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ताकि आपको फिर इंशाल्लाह पेपर में भी याद रहेंगे कि हाँ यार असल में भी हमने देखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे आपको टॉप पे फर्म का नेम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि पहले तो लिखा होगा पार्टनरशिप डीड और इन लोगों के बीच में है फर्स्ट पार्टनर सेकंड पार्टनर, इस तरह की कहानियाँ लिखी होंगी। फिर लिखा होगा कि इस नाम से स्टार्ट करना चाह रहा है। अच्छा, इसकी तरतीब ज़रूरी नहीं है कि इस तरतीब में हो जाए, जहाँ मर्जी हो, लेकिन ये चीज़ें आम तौर पर उसने कहा यूजली ये होती हैं। प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, वहाँ पे एड्रेस लिखा होगा कहाँ पे काम करेंगे। नेम ऑफ एनी अदर प्लेस, अगर कोई और ब्रांचेस भी हैं तो वो भी, अगर नहीं है तो ना लिखो। डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, कब कब किस बंदे ने ज्वाइन किया फर्म को, ये भी लिखा होगा। पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स का फुल नेम, उनका परमानेंट एड्रेस, ये आपको नज़र आ रहा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर भी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एनी, अगर पार्टनरशिप की कोई ड्यूरेशन रखनी है, इफ़ एनी का मतलब अगर रखनी है, लाजमी नहीं है ड्यूरेशन। तो यहाँ से एक बात डिराइव हो रही है, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसके साथ, लेकिन लिख लें ताकि हम जब पढ़ेंगे तो आपको फिर थोड़ा लगेगा यार सुनी सुनी चीज़ है। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सही है, जो किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए या किसी ख़ास मुद्दत के लिए सिर्फ आप पार्टनर बनते हैं, या सिर्फ हम 2 साल के लिए पार्टनर्स हैं, ठीक है, या हम सिर्फ फलां हमने ब्रिज एक कंस्ट्रक्ट करवाना है, सिर्फ उसकी हद तक पार्टनर्स हैं, बाद में पार्टनरशिप ख़त्म है, ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, इसलिए उसने स्पेशल मेंशन कर दिया। अगर कोई मुद्दत है, अगर कोई ड्यूरेशन है, वो मेंशन कर दें, नहीं है तो ना करें। अगर नहीं है तो उसको जनरल पार्टनरशिप बोला जाता है, ठीक है, नहीं है तो ना करें, कोई मसला नहीं। पर्पज़ ऑफ द पार्टनरशिप, पर्पज़ से मुराद है क्या करना क्या है भाई, तो बेसिकली बिजनेस क्या करना है, वो सारी डिटेल्स वगैरह उसकी आ जाएंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तमाम पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं, ये चीज़ें आ रहेंगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल जो वो लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस के अंदर लाजमी नहीं है। उसने कहा यूजली ये चीज़ें लिखी जाती हैं। आपको पता है ना कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कैपिटल लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल 0 है इस बंदे का, कोई मसला नहीं, लेकिन वो कहता है आमतौर पे चीज़ें होती हैं तो लिख दी जाती हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ईच पार्टनर शुड पुट इनटू द बिजनेस एंड कीप इन द बिजनेस अंटिल द पार्टनर रिटायर्स और पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। रिटायर से मुराद रिज़ाइन कर देना या चले जाना, ठीक है, किसी भी वजह से, एज की वजह से भी हो सकता है और वैसे भी रिज़ाइन कर सकता है बंदा, निकाला भी जा सकता है, ठीक है जी। उसने कहा अगर कोई है अमाउंट तो वो लिख लें। अब आगे बात आ गई, इन पाकिस्तान, ये बात बड़ी अहम है, इन पाकिस्तान इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट द राइट्स or duties of the partner should be in particular circumstances, the rules set out in the Partnership Act 1932 are assumed to apply. These are the default rules in the absence of anything else. देखो अब सिंपल बात ज़रा बड़े गौर से समझनी। उसने कहा आपने पार्टनरशिप डीड बना लिया, आप उसमें कोई चीज़ लिखना भूल गए हैं कि यार अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो फिर क्या किया जाएगा। कहते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप ये जो चीज़ लिखना भूल गए हैं ना, अब जाके पार्टनरशिप एक्ट को खोलें, वहाँ पर कानून क्या कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। वो डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं, बात आ रही है समझ। या तो आप कुछ और लिख लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट का लिखा ही नहीं हुआ, प्रॉफिट किस तरह से शेयर होना है। अब अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोलेंगे ना, वो आपको बताता है अगर नहीं लिखा हुआ तो इक्वली शेयर कर लो। बात आ रही है समझ। तो यही उसने कहा कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड कोई चीज़ बयान नहीं कर रही, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोलो, देखो वो क्या गाइड कर रहा है, वही वाली बात मानो, फिर वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव अ रिटन एग्रीमेंट, या तो उसका रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं, फिर भी तमाम कवानीन किसके लग जाएंगे भाई, आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो सही, लेकिन कोई शिक नहीं है किसी ख़ास मौक़िफ़ के ऊपर, उसमें कुछ नहीं लिखा गया हुआ, तो भाई वो कहते हैं उस हवाले से, मतलब आगे लिमिटेड लेवल पर भी पार्टनरशिप एक्ट से रुजू कर सकते हैं, बात ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उसके रूल्स को मानेंगे। और अगर तो है ही नहीं एग्रीमेंट तो फिर तो सिरे से ही आपके ऊपर क्या लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आप में लड़ाइयाँ होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कहता है जिस तरह से फैसला होगा उस तरह होगा। आपने कोई नया पार्टनर ऐड करना है, आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, किस तरह से करना है भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिस तरह कहता है उस तरह करना है, ठीक है जी। ओके, एग्जाम्पल देखें, अजहर एंड बाबर स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, दे मेड अ फॉर्मल एग्रीमेंट। उन्होंने भाई फॉर्मल मतलब प्रॉपर लिख के कर लिया।
पार्टनरशिप डीड एंड इंक्लूडेड ऑल पॉसिबल लीगल क्लॉजेज, और जो जो उनके जहन में आई ना उन्होंने भाई वो सारा कुछ लिख लिया। तो वो कहते हैं इट इज़ अ वैलिड वे ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, बिल्कुल सही तरीकाकार है। ऑल दो देर इज़ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन दैम बट अरसलान रेगुलरली बाइज ओल्ड फर्नीचर एंड रिपेयर्स इट एंड देन हिज कज़न फैसल सेल्स दी फर्नीचर एंड दे बोथ शेयर दी प्रॉफिट्स इक्वली। हाँ वो देखें, कहते ऑल दो अरसलान और उसका कज़न जो फैसल है उन्होंने प्रॉपरली एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ, लेकिन आमतौर पे होता है कि एक बंदा फर्नीचर खरीदता है, दूसरा बंदा रिपेयर करके बेचता है, और जो प्रॉफिट होता है ना दोनों इक्वल शेयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो है ना ये कि हमने इस तरह करना है, बेशक रिटर्न नहीं भी है, एक्सप्रेस नहीं भी है, इम्प्लाइड तो है, तो ये भी पार्टनरशिप ही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में इसको मान रहा हूँ मैं। पता है कॉन्ट्रैक्ट एक इम्प्लाइड भी हो सकता है। ओके सर, कोई मसला? चलें जी, नेक्स्ट आ गया जी कैरिंग ऑन बिजनेस। कैरिंग ऑन बिजनेस हमने कल भी ये बात की थी कि बिजनेस आपका चलता होना चाहिए उस वक्त पे जब आप पार्टनर्स आपस में बन रहे हैं। आप उससे पुराने बिजनेस जो पहले की डेट से था उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आपस में एग्री नहीं कर सकते। हाँ, जिस डेट पे आप पार्टनर बने हैं उस डेट से, उस सेकंड से ऑनवर्ड्स, ठीक है, आप उस बिज़नेस के रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, उसके पार्टनर भी होंगे। अगर आपके 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करना है, आज से ही पार्टनर बन जाएं, मतलब ये 6 मंथ भी हम पार्टनर हैं और जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब भी, वो कहते हैं नहीं ये 6 मंथ नहीं आप पार्टनर बन सकते, क्योंकि उस मोमेंट पे बिजनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी, बड़ी अहम बात है कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा एसेंशियल था। ये लिख लें इसको, जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखना है कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बात हो रही है, उस टाइम पे चल रहा हो बिजनेस, ठीक है। उससे पहले वाले बिजनेस की जिम्मेदारी कोई नहीं, उसकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उसके बाद जो फ्यूचर में होना है उसकी नहीं हो सकती। हाँ, इस मोमेंट पे जो करने लगे हैं उसकी होगी। ठीक है जी, चलें। टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, अगर आप एक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, द पार्टीज मस्ट हैव एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस के लिए वो हों, ठीक है। तो आप इसको ऊपर लिख लें ज़रा अपने हिसाब से, मतलब पर्पस ऑफ प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। पता है ना, I2B में ही हमने पढ़ लिया था बिजनेस और NPO में क्या फ़र्क है। हमने कहा था कि अगर आपका पर्पस प्रॉफिट सीख करना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट हो या ना हो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, आपकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने की है, तो यू आर अ बिजनेस, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भाई बिजनेस तो नहीं, आप नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अब वो कोई भी और पर्पस हो। अच्छा जी, वेयर देर इज़ नो बिजनेस टू बी डन देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल बात है, बिजनेस हियर इंक्लूड्स एनी लॉफुल ट्रेड, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशन वगैरह, एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस एट अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में करेंगे, डज नॉट रिजल्ट इन पार्टनरशिप। सही है, डज नॉट रिजल्ट इन पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि पास्ट बिजनेस ये भी भाई अलाउड, उसमें आप इस वक्त नहीं पार्टनर बन सकते, वो पहले बनना था जब बनना था। फिर उस तरह फ्यूचर का, आज की डेट से आप पार्टनर नहीं बन सकते भाई, जब फ्यूचर में स्टार्ट हो करोगे ना बिजनेस उस वक्त बनना पार्टनर, ठीक है। अच्छा, एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस एट अ फ्यूचर टाइम डज नॉट रिजल्ट इन पार्टनरशिप अनलेस दैट टाइम अराइव्स एंड बिजनेस इज कमेंस्ड। अनलेस वो टाइम आ जाए तो भाई फिर उस वक्त करो ना, ठीक है। इफ द पर्पस इज टू कैरी ऑन सम चैरिटेबल वर्क इट विल नॉट बी पार्टनरशिप, तो हमने पहले अंडरस्टैंड कर ली बात। ओके भाई, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको पता होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे नहीं होता कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आज से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं नहीं, वो कहते हैं जब फ्यूचर में टाइम आएगा ना उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना ना भाई, आज से क्यों करना है, पता नहीं फ्यूचर में होना भी है कि नहीं होना, क्या पता है, ठीक है। तो आज से तो नहीं आप कर सकते। हाँ, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है कि आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर वो चीज़ हो गई तो हम ये करेंगे, वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट, यार हम 2 साल बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आज से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज़ नॉट अलाउड। जब वो टाइम आएगा उस वक्त करो, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें, गफ्फार एंड जब्बार परचेज अ शॉप, इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस टू रेनोवेट इट कंट्रीब्यूटिंग इन द रेशो 50-50। भाई उन्होंने एक शॉप खरीदी है, उसकी ज़रा पेंटिंग शेंटिंग करवाई है सारी, उनका रेनोवेशन करवाई है और 50-50 उन्होंने खर्चे बेयर किए हैं। एंड देन लीज्ड आउट द शॉप ऑन रेंट, और रेंट पे दे दी है, विच वॉज शेयर्ड इक्वली बाई दैम। इक्वली क्या भाई किया जा रहा है, रेंट जो था वो इक्वली आपस में शेयर कर रहे हैं। तो भाई क्या रेंट शेयर करना कोई बिजनेस है? ये कौन सा बिजनेस है?
बिजनेस तो है ना भाई, आपको पता है बिजनेस क्या होता है? आप खुद ट्रेड करते हो या कोई प्रोफेशन करते हो, खुद इन्वॉल्व होते हो चीज़ के अंदर। आपने क्या किया, आपने सिंपल एक दुकान खरीदी है, उसको पेंशन करके आगे दे दी है, ठीक है, या आपने एक रिक्शा लिया है, रिक्शे को सही करवा के आगे किसी बंदे को दे दिया। दिस इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस के अंदर तो रिस्क भी होता है ना। आपका क्या रिस्क है इसके अंदर? प्रॉफिट लॉस का रिस्क होता है ना। आपको क्या रिस्क है इसके अंदर? आपने रेंट पे दे दी है शॉप, उस बंदे ने कमाना, जो आपको एक फिक्स रेंट आता रहना है। दो वजह से ये चीज़ पार्टनरशिप नहीं होगी अभी तक, जो हमने थोड़ा सा हमें आइडिया। एक तो बिजनेस ही नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। सेकेंडली आप रेंट शेयर कर रहे हो, आप प्रॉफिट तो शेयर ही नहीं कर रहे। आ रही है बात समझ? बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट शेयर करना, आप तो रेंट रेवेन्यू शेयर कर रहे हो आपस में। तो भाई ये खैर सिर्फ को ओनर्स हैं। को ओनर से मुराद क्या है कि इकट्ठे मालिक हैं उसके, वो पार्टनर्स आपस में नहीं हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेरे ख्याल में काफ़ी है ये, आगे आ जाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भाई नेक्स्ट है हमारा, ये बड़ा ही अहम है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस नज़र आएंगी। अब वो आपको एक बार बताने लगा है, क्योंकि उसने कहा कि भाई 5 की 5 चीज़ों का मौजूद होना लाजमी है, किसी एक चीज़ की बेस पर आप पार्टनर नहीं कह सकते। अक्सर जब कोई किसी बंदे को प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है ना किसी बिजनेस से, आपको लगता है कि वो पार्टनर है, लेकिन हमने बाकी की 4 चीज़ें भी देखनी है। अगर एक चीज़ की बेस पर जाएंगे ना, तो वो आपको ऐसी बड़ी अब एग्जांपल्स देगा कि भाई ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर प्रॉफिट तो मिल रहा होगा लेकिन पार्टनर नहीं होगा वो बंदा। देखो, प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना लाजमी नहीं है। वो गल आ रही है समझ? प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है पार्टनर बनने के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने की बेस पर आप पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी की 4 चीज़ें 5 की 5 चीज़ों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आ रही है बात समझ? ठीक है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भाई ये चौथा हमारा है। प्रॉफिट्स आपने शेयर करने हैं। प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से आप पार्टनर नहीं बन जाते। ये उर्दू में ये लाइन लिख लें यहाँ पे, आपकी हेल्प करेगी। प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है, लाजमी शेयर करना है। इक्वल शिक्वल का कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी करो। प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से आप पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी जो इसेंशियल है वो भी पूरे होने लाजमी है। आइए भाई बात समझ, ये लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो। ये लिखोगे, जैसे ही आप ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करेंगे, पहले ही आपकी लाइन पढ़ लोगे, समझ आ गई गलती, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उसका क्रक्स है अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा चलें जी। अच्छा, एक तो हेडिंग जो है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसको आगे लिख लें, इज़ मस्ट नॉट रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग नहीं भाई, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखें, उसने कहा जी there must be an objective to make profit. Obviously the partners may agree to share profits in any manners they like। किसी भी तरह हो सकता है, कहीं 90-10 है, दो पार्टनर 50-50 कर लें, 30-70 कर लें, 60-40 कर लें, जैसे मर्जी करें, लेकिन प्रॉफिट लाजमी शेयर करें, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ अ प्रीमा फेशी एविडेंस। प्रीमा फेशी भाई आप लोगों को लीगल टर्म्स भी मैंने बताई और अक्सर मैं ये टर्म यूज़ भी करता हूँ। प्रीमा फेशी का मतलब होता है अपेरेंट, बज़ाहरन, ज़ाहरी तौर पे। वो कहते हैं कि जी द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ अ प्रीमा फेशी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हतमी फैसला। जैसे पार्टनरशिप डीड आपने देखी है और उसके साथ फॉर्म सी देखा है। फॉर्म सी हतमी एविडेंस है कि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगी हुई है, इसके ऊपर रजिस्ट्रार का नाम शाम लिखा हुआ है, सरकारी वो है। तो भाई ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि पार्टनरशिप है। बात आ रही है समझ? लेकिन ये जो 5 इसेंशियल्स है ना, इनमें से कोई भी इसेंशियल्स कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। 5 के 5 मिल के बनेंगे तो फिर वो कंक्लूसिव होगा। इस तरह उसने कहा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्रीमा फेशी है। प्रीमा फेशी से क्या मुराद है? बज़ाहरन लग रहा होगा कि बंदा पार्टनर है। आप देखो, एक फॉर एग्जांपल 2-3 लोग हैं, मैंने पूछा यार आप पार्टनर है? उसने कहा हाँ यार मैं प्रॉफिट शेयर करता हूँ। बज़ाहरन उसकी बात सही है, ठीक है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अनलेस इसके खिलाफ, अनलेस उसके ऑपोजिट मुझे कोई एविडेंस मिल जाए, ठीक है। तो ये बात बड़ी अहम है कि प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना वो लाजमी, वो काफ़ी नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, पार्टनर में शेयर इट इक्वली और इन एनी अदर प्रोपोर्शन। फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर लॉसेज। लॉसेज शेयर करना लाजमी कोई नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन दो अ पार्टनर में नॉट शेयर इन द लॉसेज ऑफ द बिजनेस येट हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर शैल बी अनलिमिटेड। ये बात आगे हम पढ़ लेंगे वैसे दोबारा, तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जी। एग्जाम्पल 7, अहमद एंड बाकी टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्री टू कैरी ऑन अ प्रैक्टिस common in the at the office of Ahmed under the name Ahmed and Bakir for a period of 7 years। 7 years के लिए भाई 7 साल के लिए उन्होंने कहा काम करते हैं। तो हमने अभी ऊपर बात की थी कि पार्टनरशिप डीड में अगर आप ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सिर्फ पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोल दिया था उन्होंने, कहा कि भाई 7 साल के लिए काम करते हैं। ओके, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू between them provide that Bakir should manage the office and supervise the clerical work and that he should draw a fixed allowance of 20,000 per month in lieu of profits। अच्छा, वो कहते हैं जी बाकिर साहब जो हैं वो सारा काम शाम देखेंगे, देखेंगे चीज़ें, सुपरवाइज करेंगे उनको प्रॉफिट के तौर पर। इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट की जगह पे 20,000 रुपया मंथली फिक्स्ड अलाउंस दिया जाएगा। ओके, इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट लॉसेज, अगर कोई लॉस हुआ, शैल बी बोर्न बाय अहमद अलोन। अहमद वो कहते हैं जी कि सिर्फ मैं सारे का सारा लॉस बियर करूंगा, बाकिर काम करे बस। ठीक है, एंड दैट आफ्टर 7 years 7 साल बाद अहमद वुड बी इंटाइटल टू द ऑफिस एंड ऑल अदर इक्विपमेंट एंड बाकिर वुड नॉट हैव एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको ऑफिस सेट करके दे रहा हूँ, आप यहाँ पे काम करें, जो आप काम करेंगे उसके अगेंस्ट आपको 20,000 पर मंथ मिल जाया करेगा। ठीक है, 7 साल बाद सारा ऑफिस मेरा होगा, लॉस आपने कोई नहीं शेयर करना, आप 7 साल बाद अल्लाह ऑफिस में कह जाएंगे। ठीक है, वो कहते थे क्या अहमद और बाकिर पार्टनर्स हैं या नहीं हैं। तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स को देखना है। हमने देखा है जी क्या उन्होंने एग्री किया है, बिल्कुल एग्री कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया। क्या वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, बिल्कुल एसोसिएशन हो 2 और मोर पर्सन है। क्या वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं जी, उन्होंने यही कहा है। फिर हमने कहा कि क्या प्रॉफिट वो शेयर कर रहे हैं, तो सर बिल्कुल वो प्रॉफिट की मद में उसको 20,000 पर मंथ दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन लॉस उसने कहा कि कोई लाजमी नहीं है शेयर करना, तो लॉस वाला तो एसेंशियल पढ़ा भी नहीं है हमने। और लास्ट उसने जो बात की कि 7 साल बाद जब बिज़नेस ख़त्म होगा तो तमाम एसेट्स मेरे होंगे, तो रख ले भाई, हमने तो एसेंशियल में पढ़ा ही नहीं है ये। और बात आ रही है समझ। देखो पार्टनरशिप बनने के लिए 5 चीज़ें लाजमी हैं, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल हैं, वो हो या ना हो इट डजंट मैटर। ठीक है, वो उनका आपस का एग्रीमेंट, अगर उन्होंने एग्री कर लिया है तो वो कोई भी सिचुएशन वॉइड नहीं हो जाती। ठीक है, आपने सिंपल 5 चीज़ें देखी हैं, 5 चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, वेल एंड गुड। तो भाई उन्होंने कहा कि ओके सीन है, पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके अंदर एक पार्टनर है वो कहता है 100% प्रॉफिट मेरा ही है, तो क्या ये पार्टनरशिप है। मतलब लेट्स से वो 2 बंदे भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और सारा सिस्टम ओके है, लेकिन एक पार्टनर कहता है कि 100% मेरा, दूसरा एग्री भी कर जाता है हाँ भाई, तो क्या ये पार्टनरशिप है। मतलब दूसरा कहता है मुझे सैलरी दे दिया करो, मैं कोई प्रॉफिट नहीं लूँगा, तो क्या ये पार्टनरशिप है। नहीं है सर। आप देखो हमने बात की थी कि चाहे आप 0.001% ही दो किसी को, लेकिन शेयरिंग प्रॉफिट की लाजमी है। देखो ना, इसने कहा 20,000 मैं आपको दूंगा, बतौर प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, वो अगर हम ये बात कहें कि 100% एक ही बंदा ले रहा है प्रॉफिट, दूसरे को आप चाहे सैलरीज वगैरह देते रहो, लेकिन भाई फिर आप पार्टनरशिप तो ना हुए ना, 100% तो आप ले रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ मैंडेटरी, इज़ मस्ट। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक जो बात की ना, ये बात बड़ी अहम है कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रीमा फेशी एविडेंस है। मतलब है कि बज़ाहरन लगेगा कि ये बंदा पार्टनर है, लेकिन लाजमी नहीं हर केस में जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर भी। और जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टनर बनता है, इनहेरिटेंस की वजह से नहीं बनता, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं बनता। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट वहाँ पे लिखवाई थी, वो इधर भी आपकी हेल्प करेगी समझने में। क्या लिखा था, चाइल्ड कैन क्लेम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फादर। वो प्रॉफिट का शेयर तो क्लेम कर सकता है। आप देखो उसका बाप फोत हो गया, डेथ हो गई है, या उसकी मदर थी वो उनकी डेथ हो गई है, अब भाई जो बच्चा है बेटा बेटी उसको क्लेम तो कर सकता है अगर कानून इजाज़त दे रहा है कि भाई आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जो आपके अब्बा जी का था या वालदा का था उस टाइम तक। उसके बाद तो ज़ाहिर पार्टनर ही नहीं रहे ना वो।
वो मिल सकता है, लेकिन आप पार्टनर नहीं बन सकते। देखो प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन वो पार्टनर अभी भी नहीं है। ये एक एग्जांपल तो वो लग गई ना, या आपको 6-7 इस तरह के एग्जांपल्स अभी हम कल ये देखेंगे और ये पेपर में बड़ा उसका फेवरेट है, बार बार देखेंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उसके। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल 8 देखें। सलीम द लाइसेंस्ड प्रोपराइटर ऑफ अ थिएटर लेट्स द यूज़ ऑफ इट टू जमील फॉर ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट्स। सलीम साहब ऑनर हैं जी एक थिएटर के। थिएटर आपको पता है ना, जहाँ पे ये ड्रामा वगैरह करते हैं। उसने भाई कहा कि वो उसने जमील को दे दिया काम करने के लिए। ओके, सलीम मैनेजेस द थिएटर एंड बियर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस। ओके सर, ही ऑल्सो इनकर्स सर्टेन एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड द बैंड। ओके, ही ऑल्सो कलेक्ट्स डोर मनी ऑफ विच ही रिटेन्स हाफ एंड हैंड्स ओवर द हाफ टू जमील। हाँ, अब देखें, कहता नहीं कौन है बंदा, सलीम साहब सारे खर्चे करते हैं, थिएटर उसका है, सारा कुछ उसका है, और वो सारे खर्चे करने के वो भी कर लेता है। जमील ने सिर्फ आगे वहाँ परफॉर्म करवाना होता है, अपना काम करना होता है। हाँ, जो टिकट मनी आती है वो दोनों 50-50% कर लेते हैं। तो भाई वो रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, वो सेल्स कर रहे हैं, इनकम शेयर कर रहे हैं, टर्नओवर शेयर कर रहे हैं। दे आर नॉट शेयरिंग द प्रॉफिट्स। आर दे पार्टनर्स? नो सर, दे आर नॉट पार्टनर्स। ओके जी, आगे बात समझ। अच्छा जी, लास्ट हमारा टेस्ट है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी से मुराद क्या है कि भाई हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है। ये लिख लें उर्दू में साथ, ये लाजमी है लिखना, मुझे पता है ना स्टूडेंट्स की साइकी, तो आप लिख लें इसको। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी है। ठीक है। अगर कोई पार्टनर बाहर जाकर बात कराता है फर्म के बिहाफ पे, तो जो उधर बैठे हुए ऑफिस में वो भी बाइंड हो चुके हैं, लायबल हो चुके हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अभी हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि लॉस बेशक शेयर करो या ना करो, लेकिन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी हर बंदा लायबल है, कोई बंदा भाग नहीं सकता। जॉइंट प्रोमिसेस वाली बात पड़ी हुई ना। जॉइंट प्रोमिसेस क्या थे कि भाई इकट्ठे आपने अगर वादा कर लिया है तो हर बंदा लायबल है। ऐसे ही पढ़ा हुआ है हमने कि थर्ड पार्टी या प्रोमिजी जो है, उधर हमने जो प्रोमिजी के एंगल से पढ़ा, प्रोमिजी किसी से भी पैसे निकलवा सकता है, इकट्ठे भी निकलवा सकता है। 5 लोग हैं, 3 से निकलवा ले, 4 से निकलवा ले, 5 से निकलवा ले, 1 से निकलवा ले। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता भाई मैं लायबल नहीं हूँ। यही पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनर इकट्ठे हैं, एक भी बंदा जाता है वो सबके बिहाफ पे जाता है, तो जॉइंट प्रोमिसर्स ही होते हैं ये भी। ठीक है। तो भाई अगर एक भी बंदे ने कोई वादा कर दिया बाकियों के बिहाफ पे, सारे लायबल हो जाएंगे। वहाँ पे ये नहीं आएगा नहीं नहीं मैं तो लॉस शेयर, वो कहते हैं लॉस एक और चीज़ है भाई, लॉस तो आपका इनकम और एक्सपेंसेस का फ़र्क है, वो शेयर करो या ना करो अलग। वैसे लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में आती है, लाइबिलिटी तो टुवर्ड्स थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी क्यों माफ़ करे आपको? आपस में करते रहो जो भी करना है, थर्ड पार्टी नहीं माफ़ करेगी। बात आइए समझ, थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होगी। ओके। अच्छा जी, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ें भाई। There must exist a mutual agency relationship among partners। ठीक है। Mutual agency means that each partner is both an agent and a principal। हर बंदा प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है दूसरे पार्टनर्स का, दूसरे पार्टनर्स के एजेंट है, खुद एजेंट भी है दूसरे पार्टनर्स का, खुद भी तो दूसरा पार्टनर है किसी और के लिए। ठीक है। अच्छा, each partner is an agent in the sense that he has the capacity to bind other partners बाय हिज एक्ट्स। टन अपने काम करके दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल इन द सेंस दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। जिस तरह वो खुद किसी को बाइंड कर सकता है एजेंट के तौर पे, उसको भी कोई बाइंड कर सकता है भाई, प्रिंसिपल अगर ये बन जाए तो। ठीक है। फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप नीड टू बी अंडरस्टूड। कहते हैं 2 फीचर्स समझ लें। क्या फीचर हैं जी? अच्छा, ये एजेंसी वगैरह के बाद की बात है, मतलब वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी। हमने डिटेल में बात कर ली हुई है पहले, इसकी कोई अपनी लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। पार्टनरशिप तो भाई इकट्ठे उनको कहा जाता है, पार्टनर्स को ही बुलाया जा रहा होता है इकट्ठे। ठीक है। अलग से इसकी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है। लाइक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसके ओनर पार्टनर सेम चीज़ हैं। A partnership does not have a legal personality. Unlike a company, it is not a legal person. A third party entering into business transaction with the partnership does not have a contractual arrangement with the partnership. भाई थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म के साथ नहीं हो रहा, उसका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हो रहा है, पार्टनर्स के साथ हो रहा है। पार्टनर्स बतौर जॉइंट प्रोमिसर्स उनके साथ हो रहा होता है। ठीक है। पार्टनर इन
पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप डू नॉट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, हमें पता है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। फर्म जो करेगी, मतलब कि बाकी टोटल पार्टनर्स जो कर रहे होंगे, हर पार्टनर उसका जिम्मेदार है। एंड आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस दैट द पार्टनरशिप कैन नॉट पे। ओके जी, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा तो भाई तमाम पार्टनर्स की अब लाइबिलिटी वो बन जाएगी। आगे ये गल समझ नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी ने, इस बात को बड़े गौर से समझ लेना है। जिस तरह मैं बतौर एक इंसान किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता हूँ, एक लिमिटेड कंपनी है वो भी कर सकती है, लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म कर सकती है? नहीं सर, वो नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अलग से इंसान ही नहीं है। वो तो सिर्फ हमने 3 पार्टनर्स को इकट्ठा बुलाने के लिए उनका नाम फर्म रख दिया है। तो फर्म इटसेल्फ इज़ नथिंग, फर्म पार्टनर्स को एक बोला जा रहा होता है, ठीक है। अली बिलाल एंड एग्जाम्पल देखें, अली बिलाल एंड चांद आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दाऊद एंड आउटसाइडर, मतलब थर्ड पार्टी, डील्स विद द फर्म थ्रू अली। अली के थ्रू वो भाई काम करता है फर्म के साथ। अली क्या है? एजेंट है। बाकी बिलाल और चांद उसके ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल हैं, क्यों? म्यूचुअल एजेंसी है ना। तो अली साहब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दाऊद के साथ तो बाइंड अली भी होगा, ठीक है, लेकिन वो दोनों भी हो जाएंगे बाइंड, ठीक है, आपके बिलाल एंड चांद। एज बिटवीन अली एंड दाऊद, अली इज़ द प्रिंसिपल, बट एज बिटवीन अली बिलाल एंड चांद, अली इज़ ऑल्सो द एजेंट ऑफ बिलाल एंड चांद। ऐसे ही है। एज सच अली बिलाल एंड चांद कैन ऑल सू दाऊद, तीनों दाऊद पे भी केस कर सकते हैं, दाऊद भी भाई इन तीनों पे में से किसी पे कर सकता है। फर्दर मोर अली इज़ अकाउंटेबल टू बिलाल एंड चांद बिकॉज ही इज़ एन एजेंट। भाई देखो, अली बिलाल और चांद को भी अकाउंटेबल है। देखो हमने हमने जो चैप्टर 10 पढ़ा था उसमें हमने यही कहा था ना कि भाई आप जो है थर्ड पार्टी की तरफ तो लायबल प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल और एजेंट आपस में भी तो उनका कोई ताल्लुक है, तो एजेंट जो होता है वो लायबल प्रिंसिपल की तरफ भी होता है। तो भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अली उसके साथ केस कराया, बाकी दोनों को तो फंसा दिया बिलाल और चांद को, अली को कोई नहीं पूछ सकता? नहीं सर, पूछ सकते, बिलाल और चांद उससे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई तुमने अथॉरिटी में काम किया, नहीं किया, बाहर वाले को तो चलो हम दे देते हैं पैसे, तुम ज़रा इधर आके हमें हिसाब दो ना। ओके। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इन केस ऑफ फर्म ऑफ अली बिलाल चांद, जैसे उसने कहा है एक्ट बाय हु इज़ एन एजेंट। अगर अली एजेंट है, बिलाल एजेंट है या चांद एजेंट है, तो भाई कौन बाउंड हो जाएगा? तीनों ही हो जाएंगे भाई, जिनमें से कोई भी बंदा कोई भी काम करके आता है, सारे के सारे लोग बाउंड हो सकते हैं। ओके जी, चलें, ये 5 टेस्ट थे हमारी पार्टनरशिप के। ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन है, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ज़्यादा से मुराद क्या है? कंपनीज एक्ट 2017 हमें कहता है कि भाई इनसे ज़्यादा अगर नंबर हो गए तो आप बतौर पार्टनरशिप काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो इधर मेंशन कर लिया है। जैसे कि हमने कहा कि अगर तो प्रोफेशनल्स का बिजनेस है तो फिर जितने मर्जी बंदे रखे, कम से कम 2 चाहिए। प्रोफेशनल में 3 ही प्रोफेशन आपने याद रखने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर्स, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो 2 से लेकर मैक्सिमम 10 बंदे, अगर 11 बंदे भी हो गए तो आप पार्टनरशिप के तौर पे काम करोगे तो इलीगल हो जाएगा। और अगर इनके अलावा दुनिया जहान का कोई भी बिजनेस है, लॉफुल बिजनेस, वो आप मैक्सिमम 20 बंदे कर सकते हो। 20 से ज़्यादा हो गए तो आप पार्टनरशिप के तौर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है सर, वो पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोला जा रहा होता है। दूसरा फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट होना लाजमी है पार्टनर्स का। ऐसे नहीं हो जाएगा कि आपके दादाजी पार्टनर थे, आपके अब्बा जी पार्टनर थे, आप भी बन जाए ऑटोमेटिकली। नहीं सर, ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। और जो पार्टनर्स बनते हैं जिस टाइम पे, दे ऑल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं वो होनी चाहिए, उनका एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में रिटर्न ओरल आपको पता है, अगर रिटर्न वाला है तो भाई उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, ठीक है। अगर तो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर चीज़ें मेंशन कर ली हैं, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, वो चीज़ें मानी जाएंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मिसिंग है या पार्टनरशिप डीड मौजूद ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो प्रोविजंस हैं, वो आपके ऊपर लागू होंगी। अगर किसी डिस्प्यूट, किसी चीज़ के ऊपर आपका पार्टनरशिप डीड खामोश है या पार्टनरशिप डीड मौजूद ही नहीं है तो भाई फिर आप किसकी तरफ देखेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरफ देखेंगे। देन हमने पढ़ा कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कैरिंग ऑन आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जिस वक्त आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है उस वक्त बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। पास्ट के बिजनेस का आज पार्टनर नहीं बन सकते। हाँ, ये जरूर बन सकते हैं, पास्ट में बिजनेस चल रहा है, आज से पार्टनर है, आज से इसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसमें हम इक्वल या जिस तरह भी शेयर करेंगे वो है। ये नहीं कह सकते पीछे से जो प्रॉफिट हो रहे थे उनके भी हम पार्टनर्स हैं, नहीं सर, वो नहीं हो
हो सकता, इस वक्त से आगे चलेंगे। और ना ही फ्यूचर बिजनेस का कर सकते हैं, फ्यूचर के तो कॉन्ट्रैक्ट भी अलाउड नहीं है, तो भाई फ्यूचर का ये भी नहीं हो सकता। ठीक है कि आप कहेंगे साल बाद एक काम स्टार्ट करेंगे, आज से ही हम पार्टनर्स हैं, काम साल बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं भाई, जब काम टाइम आएगा तब आप स्टार्ट करना, तब आप पार्टनरशिप कर सकते हो। ठीक है, कैरिंग ऑन बिजनेस हो गया। फिर हमने कहा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ मस्ट। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, कैपिटल इन्वेस्ट करना मस्ट नहीं है, लॉस शेयर करना मस्ट नहीं है, रेवेन्यू शेयर करना मस्ट नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है। अच्छा, क्या इसकी कोई रेशो लाजमी है कि इस तरह ही होना चाहिए? नहीं सर, कोई लाजमी नहीं, आप जिस मर्जी रेशो में कर लें वो एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ मानी जाएगी, बस एग्रीमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक बंदा तो नहीं कह सकता ना कि प्रॉफिट रेशो ये होनी चाहिए। अगर तीन पार्टनर्स है, एक बंदा कह रहे 100% मेरा ही प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग हो ही नहीं रही। या तीन पार्टनर्स हैं, एक कहता है 80% मेरा है, कहता है 20% मेरा, थर्ड वाले को आप कहते हो सिर्फ सैलरी देंगे, तो भाई वो तीसरा पार्टनर आपका नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस विद हिम। बात आ रही समझ? लेकिन साथ ही बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना ये आपका काफ़ी नहीं है, बाकी चार की चार चीज़ें, टोटल 5 चीज़ें आपकी होना लाजमी है। इसलिए कह रहे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रीमा फेशी एविडेंस तो है, बज़ाहरन तो लग रहा होता है कि भाई ये क्या है, आपका पार्टनर है बंदा, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता, जिसमें से एक मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, अभी पीछे वो क्या थी कि एक फादर की डेथ हो जाती है, वो पार्टनर थे, उनके बच्चों को जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक का अगर प्रॉफिट दिया जा रहा है तो वो उनको बच्चों को प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन गए। बात आ रही है समझ? प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है। बाकी एग्जांपल्स इसके कुछ केसेस हैं, हम कल इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और बहुत हॉट फेवरेट है वो आई कैप का, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, देन हमने एक देखी थी चीज़ के म्यूचुअल एजेंसी से मुराद किया कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। अगर एक पार्टनर बाहर जाके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है थर्ड पार्टी से, बाकी जो इधर घर बैठे हैं, ऑफिस बैठे हुए हैं, वो भी लायबल हो गए टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। ओके भाई, तो ये हमारा था टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ साथ साथ क्लियर कर लेनी है, फ़ौरन पूछनी है। कल फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।